हो गया क्या? यस सर। स्टार्ट करो। हो गया? ठीक, चलो ठीक है। ये बताओ पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुझे लग रहा है कि हम लोग पढ़ रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। क्या ये पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग बताओ? पिछले क्लास में शायद हम लोग पढ़ रहे थे आइडियल गैस के बारे में। यही पढ़ रहे थे क्या? अरे बोल रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आइडियल गैस के बारे में। और आइडियल गैस के बारे में एक बात हम लोग क्या पढ़े थे कि आइडियल गैस के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल भी क्या होता है, नहीं होता। यही हम पढ़ रहे थे ना। आइडियल गैस में क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि आइडियल गैस के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल नहीं होता है। ये बात हुई थी अपने ना। फिर तुम लोग बताए थे कि टोटल एनर्जी का जो फार्मूला था, टोटल एनर्जी का जो फार्मूला क्या था बताओ? टोटल एनर्जी क्या था? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्लस क्या था आपका? इंटरनल एनर्जी। अब ये तो देखो जीरो आ गया था, समझे बात? ये इसका मतलब क्या है? और एक बात और बोले थे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर था आपका? इंटरनल एनर्जी बराबर था, समझे बात? यानी इस केस में जो टोटल एनर्जी होगा यानी E इक्वल टू कितना होगा? यानी मतलब आइडियल गैस के लिए जो टोटल एनर्जी होगा ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर आता? काइनेटिक के बराबर, समझे बात? ठीक है। अब देखो आइडियल गैस को जब तुम लोग है ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो तीन तरह के होते हैं, शायद तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे। आइडियल जो गैस है बेसिकली आपका देखो तीन तरह के होता है। एक होता है, फर्स्ट क्या होता है? मोनोटॉमिक। ये क्या होता है? मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक तुम लोग बताएं क्या मोनोटॉमिक क्या होता है? हाँ क्या होता है? तुम लोगों से कोई पूछे कि बताओ कि मोनोटॉमिक जो गैस होता है क्या होता है? जिसमें एक एटम हो, जिसमें क्या हो आपका? एक एटम हो, समझे बात? यानी मोनोटॉमिक जैसे मान लो कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनन हो गया, समझे बात? ये सब जो है आपका गैस एक इसमें आता है मोनोटॉमिक में, जिसके आपका एक एटम हो, समझे बात को? अब देखो जनरली मान लो कि है ना तुम्हारे पास अगर एक एटम है, कितने एटम है आपका? एक एटम, समझे बात? अब मोनोटॉमिक गैस हम लोग को निकालना है कि कितना होगा इसका टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मोनोटॉमिक अगर मान लो गैस होगा तो हो सकता है कि देखो इधर ही भाग सकता है, समझे बात? हो सकता है देखो ऊपर ही भाग सकता है, और हो सकता है आपका ये नीचे ही भाग सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये मान लो कि x में भाग सकता है, y भाग सकता है, और किस में भाग सकता है आपका? z में। अगर मान लो x में भाग रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना मान लो? vx। ऊपर भाग रहा है y भाग रहा है तो वेलोसिटी आपका vy, इधर भाग रहा है आपका वेलोसिटी आपका। यानी बोल सकते हैं कि मोनोटॉमिक गैस के लिए अगर तुम निकालोगे काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना हो जाएगा? 1/2 m इंटू देख कितना हो जाएगा आपका? vx²। 1/2 m इंटू कितना हो जाएगा? vy² प्लस 1/2 m इंटू कितना हो जाएगा? vz²। यही होगा ना? अगर मान लो x में भागेगा तो x में काइनेटिक एनर्जी होगा, y भाग सकता है और आपका z में भाग सकता है, यही तो हो सकता है। यानी को अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा तो सबको क्या कर देंगे? सम कर दें, ठीक है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सबको ऐड करके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखो अगर मान लो कि मोनोटॉमिक है तो हो सकता है कि मोनोटॉमिक जो गैस मतलब एटम है आपका, हो सकता है कि अपने एक्सिस पे क्या करे? स्पिन भी तो कर सकता है, गोल घूम भी सकता है। यस सर। नहीं गोल घूम सकता हूं। बात समझ में आ रहा है? हमको निकालना देखो बेसिकली क्या निकालना है? हमको निकालना है तीनों गैस का, मोनोटॉमिक का, डायटोमिक और किस कौन सा? पॉलीटॉमिक गैस का। हम लोग को निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है ना, उसको चाहिए आजादी, समझे बात? कि है ना ये कितने तरह से आपका फ्री है। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में 2 दरवाजे हैं तो तुम 2 ऐसे फ्री हो। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो 4 दरवाजे हैं तो 4 जगह है आपका, तुम लोग कहीं से निकल सकते, फ्री तुम हो सकते हो, समझे बात? तो हम लोग को तीनों गैस का क्या निकालना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ये निकालनी है कि अगर कोई मोनोटॉमिक है x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, किस में आ सकता है? z में भी आ सकता है, समझे बात को? सेकंड थिंग ये हो सकता है कि जो मोनोटॉमिक जो गैस है अपने जगह स्पिन भी कर सकता है। स्पिन करने का मतलब क्या? घूमेगा। इसका मतलब इसके पास क्या होगा? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है I = ये होता है a - 2। यही होता है क्या? मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो कि मोनोटॉमिक जो गैस है अगर स्पिन करेगा, स्पिन करने के बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा? यस सर।
इसके पास जो अगर मान लो कि रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा तो फार्मूला कितना होता है, हाफ आई कितना होगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तुम लोग को रोटेशन बताया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम आई निकालोगे तो आई का फार्मूला कितना होता है, आई बटे कितना होता है, m r स्क्वायर। समझे बात? अब r क्या होता है, एक्सिस से उस पॉइंट का आगे डिस्टेंस ar होगा। अब मुझे लग रहा है ये बताओ, और जनरली क्या होता है, एटम का साइज काफी छोटा होता है, एटम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। यानी यहाँ से तुम अगर डिस्टेंस को रेडियस कर लोगे तो r क्या हो जाएगा, r इज आपका क्या हो जाएगा, वेरी वेरी क्या होगा आपका स्मॉल। अगर एक बार r काफी अगर स्मॉल होगा यानी इस वाले केस में i की वैल्यू भी काफी छोटा होगा, यानी इस वाले केस बोल सकते हैं कि ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू कितना आ जाएगा, तुम लोगों को 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। और किसी जगह से फ्री हो सकता है। एक बात एक और बोलता है फिजिक्स वगैरह में, मतलब इसी में, कि जनरली क्या है कि अगर इस एटम को अगर हाई टेम्परेचर पे रखोगे, एट हाई टेम्परेचर, तो इसके पास एक और काइनेटिक एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझे बात? सॉरी, इस एटम को अगर मान लो कि हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो इसके पास एक और काइनेटिक एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? पूछते रहेगा। समझे बात? तो जनरली क्या है ना कि हाई टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। समझे बात? ये अपन जो दोनों जो बात की किस पे की, नॉर्मल की बात की है। समझे बात? अगर हाई पे करो तो उसे वाइब्रेट करना शुरू करता। समझे बात? लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि हाई टेम्परेचर मेंटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी इस केस में बताओ, ये तो देखो 0 हो गया, यानी इसके पास देखो है ना यहाँ पे तीन तरफ इसका है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, x में भी है, y में भी है, z में भी। देखो तुमसे अगर कोई बोले कि देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है कि उसके पास देखो इंडिपेंडेंट टर्म कितना है। समझे बात? तो मुझे लगता है देखो x में इंडिपेंडेंट है, y में इंडिपेंडेंट है, और किसमें तुम लोग z में इंडिपेंडेंट है। मतलब ये बोल सकते हैं कि मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा तुम लोगों को 3। मतलब इधर से भाग सकता है, ऊपर से और आपका नीचे से भी। समझे बात को? यहाँ तो छापो थोड़ा सा, फिर बताते हैं। ये आर के ई का मतलब तुम पूरा लिख देना। आर के ई का मतलब तुम लोग पूरा लिखना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपका 0, वहां तक लिखो। और यही जो आपका एनर्जी टोटल एनर्जी कट कितना हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी कट कितना हो जाएगा 1/m × vx का स्क्वायर प्लस 1/m × vy का स्क्वायर प्लस 1/m × कितना आ जाएगा vz का स्क्वायर। मतलब नंबर ऑफ, यहाँ तक पहले लिखें। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। यानी मोनोटॉमिक में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3 होगा, x में फ्री है, y में फ्री और किस में फ्री आपका z में। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्रोक्सीमेटली कितना i का मान कितना आ जाएगा 10 to 0 आएगा। ये 0 तो नहीं बोल सकती इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या बोल सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है i टेंड्स टू 0,
टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, जीरो के करीब, लेकिन जीरो नहीं है। टेंड्स टू जीरो का मतलब, अब देखो ये जो लड़की नहीं आई है, अब इसको बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ेगा। अब इसमें क्या कर सकते हो बताओ। अब इन लोगों को देखो जेई नीट करना है, समझ रहे हो बात। इनके जो घर वाले भी सपने देख के बैठे हैं कि मेरा है ना घर वाले सारे करेंगे। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर, अरे यार देखो जिंदगी में जो कुछ भी तुम लोग करना उसके लिए वो त्याग तपस्या जरूरी है। आपको है ना वो कीमत तुम लोग को चुकानी पड़ेगी, समझे बात। अरे किसको मन नहीं करता कि जिंदगी में अच्छा करें, ऐसा बताओ, लेकिन उसकी कीमत होती है। अब रजाई में बैठे बैठे अगर सोच रहे हो कि है ना वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, तब या तो गलतफहमी है। इसमें सैटरडे कौन नहीं आया था, तुम नहीं आया था ना, वो भी देखो सपना देखता डॉक्टर बनने का, कहाँ से होगा बताओ, क्यों नहीं आया था? हाँ मन नहीं था, देखो अब इससे पूछो तुम क्या बनना चाहता था, ये बोले हम बनना चाहते, कैसे बनेगा बताओ। अरे दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, जैसे इसका दुकान है छोटू का, अब इसके दुकान खरीद जाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली उसका कीमत पे करते हैं तब सामान देता है। और तुम लोग का भी सामान क्या है, 2 साल है ना डेली 18 घंटा पढ़ाई करना। इसमें कहीं अगर कोई अगर आ रहा, चाहे खुद से पढ़ो या खुद से पढ़ो, तलक से दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये तुम लोग है ना कॉपी पर एक हेडिंग लगाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे केमिस्ट्री वाला सभी बताएंगे मेरे हिसाब से। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। या इसका तुम लोग है ना डिफिनेशन लिखो, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का आप लोग है ना डिफिनेशन लिखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स in the expression of kinetic energy. Number of independent terms in the expression of kinetic energy. फिर से जो डिफिनेशन तुम लोग लिखवाया इसको एक बार तुम रीड करो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दो, ये बताओ ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए था, मोनोटॉमिक के लिए था क्या? यस सर। तो देखो मोनोटॉमिक गैस में जो काइनेटिक एनर्जी निकाले, बताइए इसमें कितना इंडिपेंडेंट टर्म है जो किसी डिपेंड नहीं कर रहे। देखो x में है, y में आपका 3 में है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी बोल सकते हैं कि मोनोटॉमिक गैस की डिग्री फ्रीडम कितने का मान कितना आ जाएगा, 3। ये किसके लिए आपका कि 4 मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यानी मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए, मोनोएटॉमिक आपका गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, ये आप लोग कॉपी पर लिखो। काइनेटिक एनर्जी में जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना आएगा, 3। अब ये क्या है ना कि कुछ फैकल्टी ने रट्टा मरवाते हैं, इसका 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जो कि बिल्कुल भी क्या है आपका गलत है। रट्टा मारने वाली कोई बात ही नहीं है, रट्टा मारने वाली क्या है, कोई बात ही नहीं है। हो गया? ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम किस गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए। किस लिए निकालेंगे, डायटोमिक आइडियल गैस। तो तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, डायटोमिक आइडियल गैस। कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ, डायटोमिक आइडियल गैस। कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ, डायटोमिक आइडियल गैस। डायटोमिक आइडियल गैस। डायटोमिक आइडियल गैस। वो तो डायटोमिक का मतलब क्या है, 2 एटम। यस सर। यही होता है ना, 2 एटम।
यानी इस केस में डायटोमिक गैस का एग्जांपल बताओ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो होता है ना। अगर तुमसे अगर कोई पूछे तो क्या होता है, यही होता है, समझे बात। अब इसी का हम लोग क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो बताओ अगर O2 का लोगे तो बताओ वही होता है कि O2 में लगता हूं, यही तो बॉन्ड होता है क्या? यस सर, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बार बताओ, अब वो भी सी बात है कि अगर इसका तुम अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, इसका तुम अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हो सकता है देखो x में फ्री जाने का है, y में फ्री, और कौन सा आपका z में फ्री है। तो एक बात तो फिक्स है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो देखो x में भी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, y में भी देखो घूम सकता है, बेचारा फ्री है, ऊपर जा सकता है, और किसके हो सकता है आपका 1/2 atm, कितना हो जाएगा। अब क्या इसका देखो कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, एक बार देख लेते हैं। अगर इधर तुम अगर इस वाले टर्म का इधर x एक्सिस मान लो, इधर वाले का क्या मान लो, कौन सा एक्सिस आपका y एक्सिस, और इधर वाले का कौन सा मान लो आपका ये एक्सिस। अब एक बात बताओ, ये हो सकता है इस वाले केस में ऐसे थोड़ा इमेजिन करो, ये O ऐसे है ना, हो सकता है ऐसे फिक्स कर दो, देखो y ऐसी है क्या, एक आपका देखो ऐसे से घूम सकता है। अब देखो इस वाले केस में रोटेशन जो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, देखो इस बार r जो निकालेंगे, r का मान देखो कुछ ज्यादा है, पहले वाले में क्या स्पिन जो कर रहा था क्या काफी छोटा था, यानी एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके अबाउट हो जाएगा, y के अबाउट हो जाएगा, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ I है ना y के अबाउट इनटू आपका कितना होगा, ओमेगा इनटू ओमेगा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, हाफ I ओमेगा का स्क्वायर, समझे बात को। प्लस एक बार बताओ, एक तो लगता है मुझे देखो z के अबाउट भी होगा, देखो z ऐसे एक्सिस है और ये ऐसे घूम रहा है, समझे बात, z के अबाउट भी होगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी आपका z के अबाउट होगा, y मान लेते हैं, हाफ I आपका y के बड़ी z के अबाउट होगा ना, एक काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, I z इनटू कितना होगा, ओमेगा z कितना हो जाएगा, स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो एक बार बताओ, हम लोग y के अबाउट निकाल लिए, z के अबाउट भी घूम सकता है, रोटेट कर सकता है ना। अब देखो हो सकता है कि x के अबाउट स्पिन भी करे, x से है क्या, इस वजह स्पिन करेगा। अब देखो स्पिन करेगा, देखो स्पिन वाले केस में भी क्या है, इसका देखो इसके पास रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही, लेकिन इस वाले केस में तुम r अगर ये निकालोगे, ये क्योंकि हाफ I देखो ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो हाफ I का मान कितना लिखोगे, m r स्क्वायर, ये लिखोगे क्या। अब इस केस में r का मान काफी छोटा होगा जब स्पिन करेगा, तो समझे बात, y के अबाउट निकाल लिए, z के अबाउट निकाल लिए, x अबाउट निकालोगे तो स्पिन तो कर सकते हैं, इसके अबाउट कर सकते हैं, तो r का मान काफी छोटा होगा, यानी बोल सकते हैं कि x के अलोंग इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, लगभग 0 आ जाएगा, समझे बात, यानी इसमें है ना और कोई पॉसिबल नहीं है। अब बताओ इसमें अगर तुमसे अगर कोई पूछेगा कि डायटोमिक आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी में कितना नंबर इंडिपेंडेंट है, तो कितना है आपका 1 2 3 4 5, यानी बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए आपका फॉर डायटोमिक आइडियल गैस कितना होता है, कितना हो जाएगा 8, समझे बात। काइनेटिक एनर्जी में जितना इंडिपेंडेंट टर्म है वही क्या बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो x से आउट नहीं कर रहा था, इसको क्या हटा दिए, बाकी दोनों के आउट कर रहा था, अगर मान लो कि अगर इसके आउट स्पिन कराओगे इसके आउट नहीं होगा, बाकी दो के आउट होगा, समझ रहे हो बात, यानी है ना इस छापू। अरे कहीं से रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है कि कहीं से रट्टा मारो इसको। अगर देखो x के अबाउट अगर मान लो कि ये स्पिन करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसके r का मान 0 आ जाएगा ना, इसलिए उसे सुन ही लेते, ठीक है। यानी डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। अब एक क्या है ना कि रट्टा मारने वाली कोई बात ही नहीं है, हो गया।
डायटोमिक गैस, पोलोएटोमिक गैस और मोनो। और ये तुम लोग है ना रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है, ये नहीं कि बस इसको छापना है। जैसे अगर तुम लोग दिखाई दे मोनोटोमिक गैस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3। जैसे आप लोगों को दिखाई दे डायटोमिक गैस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5। ये तुम लोग है ना इसको याद करना, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब देखो डायटोमिक तो हो गया, अब तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ कि पॉलीएटॉमिक क्या होता है। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ कि पॉलीएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस, कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। एक बार तो पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस का एग्जांपल क्या होगा, SO2 होगा क्या। अरे पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है, जिसमें आपका 2 से ज्यादा एटम। यस सर। पॉली का मतलब क्या है, जिसमें देखो 2 से ज्यादा एटम उसको पॉली बोलते हैं। जिसमें एक एटम हो उसको मोनोएटॉमिक, जिसमें कौन उसको क्या बोलते हैं डायटोमिक। और जिसमें अगर 2 से ज्यादा तो कितना हो जाएगा, 2 से देखो ज्यादा का मतलब 3 हो गया, इसका देखो 2 इसका 1, समझे बात को। जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया क्या, NO2 कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद NH3 ये हो गया, उसके बाद CH4 ये हो गया। NH3 का मतलब क्या हुआ, अमोनिया हो गया। NH3 का मतलब क्या है, अमोनिया, समझे बात। अब देखो इसका निकालना हम लोग है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर तुम लोग SO2 का बनाओ लेगा, इसका बनाओ तुम SO2 का, तो SO2 का डबल बॉन्ड बनता है क्या। SO2 का तुम अगर बनाओगे तो क्या बनता है तुम लोगों को, चल कोई बात सर बॉन्ड मत बनाओ सर। अब इधर देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं, CH4 का तो सिंपल तुम लोग बना दोगे, तुम्हारे केमिस्ट्री वाला सर बताएंगे क्या सिंगल बॉन्ड दुनिया का पहले ही शुरू होता है, यही होता है क्या। अमोनिया का डबल बॉन्ड होता है क्या। यस सर। NH3 में क्या होता है, अमोनिया में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। SO2 में भी SO3 में तो डबल बॉन्ड होता होगा, SO3 में भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता होगा। SO3 में भी यही होता है क्या। अब केमिस्ट्री तुम लोग ये भी नहीं आता क्या, SO3 ये बनता है क्या, SO3 का डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल, इधर सिंगल होता है, एक तरफ सिंगल पक्का। सिंगल का डबल होता है, हाँ अच्छा ठीक है। अरे वो हमको यहाँ सुनो, हमको ये नहीं बताना ना कि इसमें सिंगल का डबल है, समझे बात को। हमको बताना डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तुम्हारा जो मामला है सिंगल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा, वो तुम्हारे बिलाल सर समझेंगे। अब यार देखो, तुमसे अगर कोई बोले कि पॉलीएटॉमिक गैस का देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो देखो एक हो सकता होगी इसी बात की, अगर मान लो कि यहाँ पर आइडियल गैस है तो देखो x में भी भाग सकता है सबसे इंडिपेंडेंट जाने के लिए, y में भी जा सकता है, और किस में जा सकता है आप लोगों को z में। यानी कहने का मतलब इसको देखो तीनों तरफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है, क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। देखो अगर मान लो इसको तुम अगर x एक्सिस मान लो, तो देखो एक तो कैसे रोटेट करेगा, x वर्क करेगा, एक तो आपका इसमें x में देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, एक देखो y में करेगा, इसका इसके अबाउट ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को। और एक हो सकता है देखो z में हो जाएगा, z में इसके अबाउट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी इसके पास क्या हो, सुनो, इसके पास देखो 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा और 3 किसका हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यही टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ, कितना हो जाएगा m इंटू कितना होगा बताओ, vx का स्क्वायर। x में हाफ m किसका हो जाएगा, vy का स्क्वायर प्लस हाफ m कितना हो जाएगा, vz का स्क्वायर। और देखो 3 रोटेशनल भी हो जाएगा, तो रोटेशनल होगा तो कितना होगा, हाफ i x मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ i y मान लेते हैं, और कितना हो जाएगा हाफ i z इंटू आपका ओमेगा स्क्वायर।
अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितने इंडिपेंडेंट टर्म है। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म है वही क्या बताते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बताओ इसमें कितने इंडिपेंडेंट टर्म है, मुझे लग रहा है देखो 3 है, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि 4 पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम ये का मान कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, समझे बात को। इसको तुम लोग है ना छाप लो, यानी मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस के लिए कितना होगा 6। ये तुम लोग को है याद कर लेना है। अब ये सब जो बातें हैं ये देखो नॉर्मल टेम्परेचर की है। अब हाई टेम्परेचर पे करोगे तो इसके पास एक और हो जाएगा जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होता है हाई टेम्परेचर पर होता है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर पे होता है। हो गया। रोटेशनल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हो गया। अब तो ठीक है, तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आप लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये इक्विपार्टीशन का मतलब क्या है, बराबर भागों में। yes, इक्विपार्टीशन का मतलब क्या है कि बराबर भागों में, समझे बात। जरा देखो यार तुम लोग, ये तुम्हारे साथ बताया क्या केमिस्ट्री वाला देखो कोई बात नहीं, चलो कोई बात। जितना फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं ना तो केमिस्ट्री वाले उसका 40% बताते हैं, बाकी कुछ नहीं बताते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल यही होता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री वाले क्या बोलेंगे, टाटा मार लो, पॉलीएटॉमिक गैस है क्या, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका है ना, इसका देखो 6 होता है। उनसे लॉजिक पूछो सर 6 कैसे आता है, मुझे क्या पता, समझे बात। उनसे पता ना कि मोनोटॉमिक गैस है, उसका देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होता है। सर आप प्रूफ कर बताओ सर 3 कैसे होता है, वो नहीं बता पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, शिकायत नहीं कर, तो होता है प्रैक्टिकली, है ना। वो लोग क्या है ज्यादा टेंडेंसी वगैरह कि रट्टा मारो सब कुछ का, है ना। केमिस्ट्री कुछ भी रट्टा मारो, ठीक है, बाकी है ना हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इधर देखो, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी है ना बराबर आपका इक्वल पार्ट में देखो डिवाइड कैसे होगा। ये बोल रहा, सुनो ये क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में जो इंडिपेंडेंट जो टर्म है तुम लोग, तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 kT के बराबर होता है। मतलब है ना इसका इंडिविजुअल जो टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, आपका 1/2 kT। यानी बोल सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक एनर्जी को बराबर हिस्सों में, तो हर एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, आपका kT/2।
जहाँ के को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग है ना इसका देखो डिफिनेशन लिखो तुम लोग। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल with each degree of freedom is, with each degree of freedom is, degree of freedom is 1 by 2 kT, 1 by 2 kT, 1 by 2 kT, 1 by 2 kT। मतलब each molecule का जो काइनेटिक एनर्जी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1 by 2 kT। समझे बात को? यानी तो इधर तुमसे देगा, देखो जैसे अगर मान लो तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है, जैसे क्या है काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कितना होगा? 1 by 2 m इनटू देखो vx और x में है तो प्लस कितना होगा? 1 by 2 m इनटू आपका vy का स्क्वायर प्लस 1 by 2 m इनटू आपका vz का स्क्वायर। अब तुमसे अगर मान लो कोई बोले कि मान लो कि काइनेटिक एनर्जी अगर 90 जूल है, कितना जूल है आपका? 90 जूल। तो बताओ अगर इस लॉ से अगर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन अगर लगाएंगे तो इसका मतलब बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा? 30 जूल, इसका भी कितना आ जाएगा? 30 जूल, और इसका भी कितना आ जाएगा? 30। यही तो मतलब हुआ ना। अगर मान लो कि अपने पास अगर टोटल अगर काइनेटिक एनर्जी अगर 90 जूल है और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से क्या होगा? ये भी देखो 30 का होगा, ये भी देखो 30 का, ये भी कितना होगा? आपका 30 का, तब दोनों बराबर बस होगा, इक्वल पार्ट। अब देखो यहाँ पे 30 जूल आया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 बाय आपका 2 के। समझे बात? यानी इक्वल पार्ट में जो मॉलिक्यूल जो डिवाइड करता है तो हर एक पार्ट का वैल्यू कितना आता है? 1 by 2 kT। समझे बात? ये भी कितना आ जाएगा? 1 by 2 kT। ये भी कितना आ जाएगा? 1 by 2 kT। आ जाएगा क्या? 1 by आपका 2 kT और कितना आ जाएगा? 1 by आपका 2 kT। एक बात बताओ, एक बात मुझे लिखने दो, ठीक है? तब मैं बता दूं, ठीक? तब समझ में आ जाएगी बातें, है ना? देखो रट्टा मारने वाली कोई बात ही नहीं है कि है ना कि रट्टा मार के फार्मूला पर तैयार करना, ठीक है? इसमें क्या है? देखो सब कुछ बात क्या लॉजिकल। सारा का सारा बात क्या है? लॉजिकल। थोड़ा मुझे है ना एक बात लिख लेने दो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? यानी इस वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है ना कितना हो जाता है? 1 by 2 इनटू कितना आता है? k, है ना? इसमें k क्या है? k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कितना होता है? कांस्टेंट। और t क्या है? टेम्परेचर। t क्या है आपका? टेम्परेचर। एब्सोल्यूट है, समझे बात? इसमें जो फार्मूला है क्या निकालने का? k इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? r बाय कितना होता है? n होता है। k इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? r बाय n। यहाँ पे r क्या है? गैस कांस्टेंट। r क्या है? गैस कांस्टेंट। अरे तुमने जो फार्मूला जो लगाया ना आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT 8 पॉइंट है ना 314 इसका जो वैल्यू होता है। और r n है क्या इसमें? एवोगाड्रो नंबर। n क्या है? एवोगाड्रो नंबर। n क्या है? एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर वैल्यू कितना होता है? 6.23 इनटू 10 कितना होता है? 23। इन सबको बताओ, ठीक? अबे तो बेसिक बात है। अगर मान लो इस वाले केस में इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोलेक्यूल आइडियल मोनोटॉमिक की बात कर रहा हूं, ये तूने को साथ मोनोटॉमिक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 के, है ना? यानी है ना इंटरनल एनर्जी मोनोटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक मोलेक्यूल इक्वल टू कितना आ जाएगा? F/2 इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ F क्या है? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी इस वाले केस में अगर एक मोल के लिए अगर बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी का, 1 मोल के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा? 3/2 kT। इसमें क्या कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इंटू n, यानी 1 मोल के लिए इंटरनल एनर्जी आ जाएगा 3/2 RT, क्योंकि यहाँ पर Kn इक्वल टू किसके बराबर होगा? आपका R के बराबर हो जाएगा। और इसको भी लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी 1 मोल के लिए
इक्वल टू हो जाएगा F/2 R इंटू कितना आ जाएगा T। कितना आ जाएगा 1 मोल के लिए आ जाएगा R इंटू T। अब इसके बाद अगर मान लें कि अगर बात करें अगर n मोल के लिए, अगर n मोल के लिए अगर बात करते हैं n से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी n इंटू F/2 इंटू R इंटू कितना आ जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी अगर 1 मोल के लिए निकालना है तो फार्मूला कितना होता है n इंटू F/2 इंटू RT है ना। और यहाँ पे F क्या है, F देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम और F का मान होता है आपका 3। ये किसके लिए होता है, मोनोटॉमी के लिए। ये आप लिखने की बात नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लिख लो। हर एक इंडिपेंडेंट टर्म का इक्विपार्टीशन का जो वैल्यू कितना होता है 1/2 kT होता है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या है टेम्परेचर, और K निकालने का फार्मूला कितना होता है R/N। K इक्वल टू कितना होता है R/N है ना, जिसमें R क्या है गैस कांस्टेंट और N क्या है एटॉमिक नंबर। अगर 1 मॉलिक्यूल के निकालोगे इसके लिए मोनोटॉमिक की अगर बात करें तो इसमें 3 टर्म हो जाएगा। मैं बता दूं फार्मूला कैसे बनता है। शम 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 मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस। हो गया। हाँ अरे यार बात में भूलिए क्या यार। हो गया। हो गया। इधर देखो ये तुम लोग है ना ये हेडिंग लगाए थे क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसके पहले तुम लोगों को खत्म हुआ था क्या मोनोटॉमी का, पॉली का और डाई का खत्म जो हुआ था। यस सर। ये है ना इस वाले हेडिंग की जस्ट पहले एक लाइन तुम लिखना है ना, मैं स्किप कर गया था माइंड से। ये इसको एक लाइन लिखना एट हाई टेम्परेचर, इस वाले हेडिंग के ऊपर लिखना एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल इज काउंटेड, at high temperature vibrational kinetic energy is counted, at high temperature vibrational kinetic energy is counted, vibrational kinetic energy is counted, and then add plus 2 and add then plus 2 ऐसे लिखो and add then plus 2 मैं बता रहा हूँ and add then plus 2। इधर देखो तुम ये बोल रहा था है ना, ये मेरे माइंड से स्किप कर दिया था। देखो जनरली क्या सुनो, अगर तुम लोग है ना कुछ अगर नहीं दिया रहे, अगर तुम लोग देखो देखो क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है तुम लोग, फिर तो क्या देखो ये बोल रहा है ना कि देखो हाई टेम्परेचर पे कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या करेंगे काउंट करेंगे, समझे बात। अगर दिया है क्वेश्चन में तब, वरना अगर तुम लोगों से अगर कोई पूछे कि बताओ अगर मोनोटॉमिक अगर आइडियल गैस है तो बताओ इसका डिग्री फ्रीडम कितना हो जाएगा 3, उसके बाद डायटोमिक आइडियल गैस कितना होगा डिग्री फ्रीडम कितना हो जाएगा 5, और पॉली के लिए कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखो ये है देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब देखो जनरली क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर करोगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी काउंट होता है, समझे बात। और उस केस में क्या है कि देखो नॉर्मल जितना देखो डिग्री फ्रीडम है उसमें कितना ऐड कर दें हम लोग +2 ऐड कर दें, यानी हाई टेम्परेचर पे मोनोटॉमिक कितना होगा 3 कितना हो जाएगा 5, इसे कितना हो जाएगा 7 और इसे कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन कर देगा कि हाई टेम्परेचर अगर करोगे
तो हाई टेम्परेचर पे इस वाले काइनेटिक एनर्जी काउंट करेंगे और जिसका जो वैल्यू है उसमें कितना प्लस कर देंगे, +2 कर देंगे। समझे बात, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आप देखो समझना इस फार्मूला क्या है, फार्मूला कैसा है, फार्मूला कैसा है, देखो एक बार बताओ, ये मोनोटॉमिक इलेक्ट्रॉन बताए थे, अगर मान लो कि अपने पास मोनोटॉमिक और आइडियल गैस है तो देखो ये तीन तरफ घूम रहा था, x में भी जा रहा था, y में भी जा रहा था, किसमें जा रहा था आपका z में, और तो स्पिन नहीं कर रहा था, मतलब तीन काइनेटिक एनर्जी था, कितना था बताओ 1/2 m इनटू आपका vx का स्क्वायर, 1/2 m y का स्क्वायर, और कितना होगा 1/2 m कितना है आपका vz का स्क्वायर। यही बात आ रही थी ना, बोला है, यस सर। ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा सुनो कि अब बताया तुम लोगों को इक्विपार्टीशन में क्या है कि हर एक इंडिपेंडेंट टर्म का वैल्यू कितना है आपका 1/2 kT, ये है क्या, इसका वैल्यू कितना है आपका 1/2 kT, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 kT। अगर वो तीनों को ऐड करोगे तो 1/2 kT कितना आ जाएगा 3 भाई आपका। अब एक किसके लिए निकला आपका मोनोटॉमिक के लिए, निकल गया क्या, तो यहाँ निकल तुम लोग कि मोनोटॉमिक अगर आइडियल गैस, मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 kT, 1/2 kT होगा, और 3 देखो सेम है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताओ यहाँ पे जो 3 है क्या मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, है क्या, तो यहाँ 3 में क्या लिख दिया, लिख दिए, समझे बात, 3 के जब क्या लिख दिया आपका, ये लिख दिया, एक फार्मूला बन गया मोनोटॉमिक गैस के लिए आपका किसका होगा a/2 आपका kT। अब देखो इसी में मान लो कि अगर f का मान अगर मान लो कि 5 लिख दिए तो बताओ ये किसके लिए निकल गया तुम लोगों को, ये किसके लिए हो जाएगा, डाई के लिए हो गया, और इसी में अगर f का मान अगर मान लो कि अगर 6 रख दिए तो किसके लिए हो गया आपका पॉलीकेट। बात हम लोग समझ में आ रहा है, यानी देखो ये जनरल फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर 3 यहाँ पे ठीक है। अब तुमसे अगर कोई ये तो 1 मोलेक्यूल हो गया, अगर मान लो कि अगर 1 मोल का निकालना है तो 1 मोल में निकालने का मोलेक्यूल में किसे मल्टीप्लाई करते हैं, वाटर नंबर से करते हैं। अगर एक मोलेक्यूल में अगर वाटर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर किसमें किस बराबर होता है 1 मोल के लिए होता है। तो देखो एक मोलेक्यूल का निकाल के बैठे हुए 3/2 kT, इसमें तो किसे मल्टीप्लाई कर दिया आपका वाटर नंबर से, हो गया क्या। अब देखो अब फार्मूला था यहाँ पे k इक्वल टू देखो r/n होता है, समझे बात। अब देखो यहाँ पर k इनटू n मल्टीप्लाई करें वो किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा, तो फार्मूला कितना आ जाएगा 3/2, और k इनटू n किसके बराबर आ जाएगा, वहां से r के बराबर आ जाएगा, इनटू t हो गया, समझे बात। अब देखो ये जो निकला यहाँ पे एनर्जी किसके लिए निकला आपका पॉली के लिए निकला, 1 मोल के लिए निकला, समझे बात। अब यहाँ पे 3 क्या है पॉलीटॉम मोनोटॉमिक किस क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ a/2 r/t, मतलब सुनो एक मोल तो r में भी निकाल लिए, समझे बात, यहाँ से फार्मूला निकल गया। अब देखो ये जो फार्मूला देखो मोनोटॉमिक के लिए है, समझे बात। अब इसी में लो देखो अगर ये अगर 1 मोल के लिए है, अगर तुमसे अगर कोई पूछेगा कि n मोल के लिए निकालो तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है 10 मोल के लिए, तुमसे अगर कोई पूछे कौन है तो अगर इस वाले केस में अगर तुमसे अगर कोई पूछेगा n मोल के लिए, इस बात तुम चला जाना, n मोल के लिए अगर पूछे तुम लोग करा सके इसमें अब इस केस में अगर n मोलेक्यूल होगा तो किसे मल्टीप्लाई करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं, समझे बात। अब इस फार्मूला में यहाँ पर क्या है आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक हो गया। फाइव तो छोड़िए, 5 ऊपर हो गया पता नहीं। ये जो फार्मूला है अब देखिए बात बताओ कि फार्मूला लगता है कहीं से रट्टा मारने वाला है, कहीं नहीं है, यानी यहाँ पर इंटरनल n मोलेक्यूल कितना होता है n × m/2 × r × t, जहाँ पर r क्या होता है गैस कांस्टेंट, f क्या है देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अलग-अलग गैस के लिए का मान क्या अलग-अलग होगा, इसका मोनो के लिए 3 होगा, डाई के लिए 5 होगा, पॉली के लिए कितना होगा 6 होगा, समझो बात। और यहाँ तुम इसको कर लोगे, ठीक है। एक तुम लोग है ना एक न्यूमेरिकल लिखो, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी of 2 moles of hydrogen, find the kinetic energy of 2 moles of hydrogen at 300 केल्विन, 300 केल्विन, 300 केल्विन निकाल के तुम बताओ 300 केल्विन के लिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो इंटरनल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो इंटरनल एनर्जी होगा, जो आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैस के पास कोई एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ यहाँ कितना है, कितना आंसर कितना आएगा,
बताओ कितना होगा इसका। अब जो फार्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, n इनटू F/2 इनटू R इनटू कितना होता है, T होता है। n क्या नंबर ऑफ मोल होता है। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ मोल है, 2 है क्या, 2। अब देखो हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन जो है ये बताओ मुझे लगता है डायटोमिक गैस है। कौन सा है आपका डायटोमिक, इसका मतलब डी कितना होता है, 5 होता है। डायटोमिक के लिए यहाँ पर कितना होता है, डी 5 होगा, यानी कितना होगा 5/2। आर का मान सबको पता क्या है, कितना होगा 8.314। सी का मान कितना है तुम लोगों को 300। केल्विन है क्या, कट जाएगा तुम लोगों को, ये 2 से तो कट गया, बाकी मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे तुम लोग काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तुम लोग गैस कांस्टेंट एनर्जी तो पता होगा तुम लोगों को, हाँ वो तो वैल्यू है, ठीक है। अब जो भी तुम लोग करके निकाल लोगे ना, ठीक है। ये तुम लोग है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे तुम मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लोगे यार, ये हम थोड़े करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोलेक्यूल ऑफ हीलियम, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोलेक्यूल ऑफ हीलियम। हीलियम के ब्रैकेट में तुम लोग है ना लिखना आइडियल गैस, मतलब बिहेव कर रहा है आइडियल गैस के जैसे, आइडियल गैस एट 300 केल्विन। वन मोलेक्यूल आइडियल गैस का तुम लोग निकालना काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोलेक्यूल ऑफ हीलियम एट 300 केल्विन, कितना आएगा बताओ। कार्टून नंबर का बताओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वन मोलेक्यूल कितना आ जाएगा बताओ, F/2 × kT होता है, ये होता है क्या। और बताओ यहाँ पर K इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, R/, कितना होता है, होता है क्या। तो यहाँ से बताओ लिख सकते हैं कि K इक्वल टू, ध्यान सब इनपुट कर दो, आपका F का मान कितना आ जाएगा बताओ। ये कौन सा गैस, हीलियम गैस है क्या। अब हीलियम गैस सबको पता है कि मोनोटॉमिक गैस है, तो डी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना आएगा 3/2, K का मान यहाँ से निकाल सकते हैं R/n, R/n इनटू देखो T का मान दिया हुआ है, R गैस कांस्टेंट मान सबको पता है 8.314। ये वाट नंबर तुम सबको पता है वैल्यू, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। और T का मान तुम लोगों को देखो दिया हुआ 300 के, कैलकुलेट करके निकाल लो क्या तुम लोग है ना, इसको तुम लोग है ना कैलकुलेट करके वैल्यू तो निकाल ही लोगे। हो गया, ये तुम लोग इसको जो कैलकुलेट करके तो निकाल तो सकते हो, हाँ जो भी आएगा तुम लोग कर लोगे ना। अभी तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं यार तुम लोग। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। चलो ठीक, एक तुम लोग है ना यहाँ से एक बात हम लोग समझ में क्या आया, ध्यान दो कि अगर निकालना है इंटरनल एनर्जी किसके लिए बताओ, आइडियल गैस के लिए। ध्यान दे दो, आइडियल गैस के लिए यही किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। और फार्मूला कितना, n × F/2R, ये होता है क्या काइनेटिक एनर्जी का n × F/2R इनटू कितना होता है, T होता है, ये होता है क्या। एक बार बताओ इसको तुम है ना इस टर्म को देखो डिफरेंशिएट करो, क्या कर दो तो डिफरेंशिएट करो। अब ये देखो n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, F देखो डी कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, यानी मुझे लगता है पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह वेरिएबल कौन सा है, टेंपरेचर, और इधर वेरिएबल कौन सा है तुम लोग का इंटरनल एनर्जी। अब देखो इसको तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे, इसको तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे लगता है बताओ डेल्टा E इक्वल टू कितना आ जाएगा, n × F/2R, और इसका कितना आ जाएगा डेल्टा।
ये है क्या? अगर मान लो कि कोई स्मॉल अगर मान लो डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा du इक्वल टू du का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा n इनटू F/2R इनटू कितना आ जाएगा? आप समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू n इनटू F/2R इनटू कितना होता है? डेल्टा T। तुम्हारे सर केमिस्ट्री से बताए होंगे डेल्टा इक्वल टू n इनटू F/2R डेल्टा T। तो फार्मूला तुम लोग है ना लिखो, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फार्मूला कितना होता है? n इनटू F/2R इनटू कितना होता है? डेल्टा। कितना होता है? डेल्टा T। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेल्टा इक्वल टू n इनटू F/2R इनटू कितना होता है? डेल्टा T। ये कल मुझसे बैठा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? n इनटू F/2R इनटू कितना होता है? डेल्टा T। अब इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएट दोनों तरफ की है। हां, समझ आएगा तुम लोग? अभी सब कहते हैं बोर्ड और फैकल्टी लिखवाते रहते हैं, डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं अब देखो यहाँ पर n में क्या है? नंबर ऑफ मोल है। लिखते क्या है सब चीजें? n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ क्या है? मोल। f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। r क्या है? गैस कांस्टेंट। r क्या है? गैस कांस्टेंट। और t क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर तुम लोग है ना लिखना चाहो तो लिख लो, अगर तुम लोग लिखना चाहो तो इसको लिख हो गया। अब तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग। ये है ना समझने वाली बातें हैं कि थर्मोडायनामिक्स में इंटर कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, 2 क्लास हो गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी, कॉपी पर हेडिंग लगाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी। रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है? यू। इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। तुम लोग है ना पॉइंट देकर लिखना, आप लोग है ना पॉइंट देकर लिखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। नीट वगैरह में है ना इस वाले लॉजिक से क्वेश्चन फंस ही जाता है कभी न कभी, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन बनने वाला है। इसके नीचे तुम लोग है ना स्टार देकर लिखो कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। 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 और इसमें तुम लोग है ना सेकंड पॉइंट लिखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं डेल्टा यू से। कैसे लिखते हैं? डेल्टा यू से। तो तुम लोग ब्रैकेट में क्या लिखो? डेल्टा यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन initial and final point. Depends on initial and final points. Depends on initial and final points and does not depend on path. And does not depend on path. And does not depend on path. Does not depend on path. एक बार जो लाइन लिखवाया तुम लोग है ना इसको तो रीड कर क्या है लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है।
क्या कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ही है ना। इसका मतलब क्या, ध्यान सुने, अगर तुम लोग को निकालना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कितना होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस कितना हो जाएगा इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यही तो फार्मूला होता है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कितना होगा, फाइनल माइनस कौन सा होगा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, समझे बात। और इस केस में ये आपका जो इंटरनल एनर्जी क्या है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है आपका, बात समझ में आ रहा है, ये जो आपका किसे इंडिपेंडेंट है, पाथ से, है ना, और किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, है ना। मतलब क्या देखो तुम लोग, जैसे कि मान लो अपने पास एक ग्राफ है, अरे यार क्या इधर देखो, जैसे मान लो है ना, इसका निकालना है तुम लोगों को, इधर मान लो कि ग्राफ देखो, इधर प्रेशर का है और इधर ग्राफ किसका है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना। ये मान लो है ना कि अपने पास एक गैस है, यहाँ का प्रेशर अगर मान लो कि P1 है और वॉल्यूम कितना है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये इसका वॉल्यूम हो गया, उल्टा कर दिया क्या, यहाँ का मान लो कि वॉल्यूम कितना है V1 और प्रेशर कितना है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये मान लो गैस यहाँ पे चल गया, यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो गया V2 और प्रेशर कितना हो गया, ये आपका वॉल्यूम का हो गया, इधर आपका प्रेशर का हो गया। अब देखो ये यहाँ से यहाँ जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है जो गैस आपका ऐसे चल गया होगा, एक हो सकता है मान लो कैसे चल गया, इसको मैं एक बोल रहा हूँ, कौन सा बोल रहा हूँ तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ तुमसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ इसको मैं पॉइंट ए बोल रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट बी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोल रहा तुमसे अगर है ना कि इस वाले इस पाथ में और इस पाथ में बताओ कि किसमें इंटरनल एनर्जी वैल्यू कितना हो, सेम ही होगा। तो इंटरनल एनर्जी देखो दोनों तरफ पाथ के लिए, चाहे रास्ता एक की बात करें दो की बात करें, जहाँ से शुरू करते देखो यहीं बीट हो रहा है आपको, समझे बात, पाथ डिपेंड करता नहीं है। यानी बोल सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट पाथ के लिए है, वही आपका चेंज इन एनर्जी किसके पाथ के लिए होगा, सेकंड पाथ। बात समझ में आएगी, इससे आपका उतना नहीं होगा जितना आपका इससे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों पाथ देखो ये शुरू हुआ, इनिशियल पॉइंट सेम ही है और फाइनल क्या आपका सेम ही है, समझे बात, पाथ से इंडिपेंडेंट है, यानी जितना एक में होगा उतना ही किसमें होगा, तुम लोगों को दो में होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत है क्या, ये तुम लोग बताना इस वाले केस में कितना होगा, इस वाले केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। ये मान लो कि इधर देखो प्रेशर का ग्राफ है और इधर ग्राफ किसका है, तुम लोगों को बोलना। ये मान लो कोई आपका इस पॉइंट से चलना शुरू हुआ, ये देखो मान लो कि देखो B तक आया, ये देखो आपका C तक आया, C से देखो D तक आया और D से वापस किस में आ गया, तुम लोगों को A। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें तुमसे अगर कोई पूछे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के पाथ के लिए आपका A B C D ये पाथ के लिए कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि देखो इस वाले एक बात ध्यान से सुनो, ये तुम लोग है देखो जहां से अगर शुरू किए चलना, अब वापिस तुम लोग है लौट के अगर वहीं पे आ गए तो हम लोग बोलते हैं क्लोज पाथ। क्या बोलते हैं, क्लोज पाथ। यानी इस वाले देखो ये जो A B C D A ये जो पाथ है, ये पाथ कौन सा पाथ है, क्लोज पाथ। और देखो क्लोज पाथ में क्या है कि क्लोज पाथ में इनिशियल एंड फाइनल जो पोजीशन होता है क्या सेम ही होता है। क्लोज पाथ में इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन क्या होता है, सेम ही होता है। इसमें बोल रहा हूँ इस वाले केस में देखो यहाँ से ना शुरू किया, अब वापस देखो यहीं पहुँच गया, ये पॉइंट इनिशियल भी है और ये पॉइंट क्या है तुम लोगों को फाइनल भी है। तो जो निकालने का जो फार्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल आपका इंटरनल एनर्जी माइनस कौन सा होता है, इनिशियल। इस केस में दोनों सेम ही हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि फॉर क्लोज पाथ एक क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को, फॉर क्लोज पाथ जितना इनिशियल होगा उतना ही कौन सा होगा, फाइनल। और दोनों अगर सेम ही होगा तो चेंज इंटरवल कितना हो जाएगा आपका, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्लोज पाथ। एक क्लोज पाथ का मतलब समझ में आ गया ना, यस सर। जैसे मान लो तुम लोग है ना घर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ से घर जाते हैं, तो भी का क्लोज ही है। अरे इसी वाले केस में अगर ऐसे करता मान लो यहाँ से गया अब आप वहीं पे आ गए, यहाँ पे तो 0 आ जाता, फिर क्या आता, 0 आ जाता। बात समझ में आ रहा है।
तुम लोग है ना दोनों डायग्राम कॉपी पर बनाओ, दोनों डायग्राम है ना। एक क्लोज पाथ कभी बोलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक पाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक पाथ। साइक्लिक पाथ का मतलब क्या, गोल गोल घूम के वहीं पहुंच। साइक्लिक पाथ का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूम के आपका वहीं पर पहुंच गए, है ना। तो क्लोज पाथ इसको बोलते हैं साइक्लिक पाथ। क्लोज पाथ या इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक पाथ। क्लोज पाथ या इसको बोलते हैं साइक्लिक पाथ। ये तुम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये हम लोग तैयारी किसका कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है ना कि जो हीट सप्लाई करेंगे तो उस हीट सप्लाई के कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ पार्ट क्या चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी का। तो वहां से एक काम आएगा तुम लोगों को। तो ये तुम लोग है ना दोनों बात यहाँ पे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यही है, इंसान जहाँ से चलना शुरू किया वहीं तक पहुँच गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। ABCD है यहाँ पर, ABCD क्या है, एक बात और लिख दो बगल में। यहाँ पर ABCD क्या है आपका, ये साइक्लिक पाथ। साइक्लिक पाथ या अभी कौन सा पाथ है तुम लोगों को, साइक्लिक पाथ या कौन सा पाथ है तुम लोगों को, क्लोज पाथ। साइक्लिक पाथ और कौन सा इसमें है, क्लोज पाथ। साइक्लिक पाथ और क्लोज पाथ है ना। हो गया, देखो तुम लोग ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व तुम लोग करोगे तो डायग्राम सब दिखाई देगा तुम लोगों को। कहीं राम भजन तो नहीं लग गई ना, एकदम राम मंदिर का शिलान्यास भी है। हो गया, हाँ रख करें इसको, ठीक। आप देखो हो गया ना। ये नहीं कि तुम लोग बोलोगे नहीं होगा। ये सब इतने जो पॉइंट है तुम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे ग्राफ वगैरह तुम लोगों को दिखाई देगा, तो तुम लोग है ना उसको देख लेना। चलो ठीक।
अब देखो एक बात बताओ, अभी तक हम लोग क्या सीखे थे बताओ, कि अपने पास अगर कोई आइडियल गैस है, अपने पास कौन सा कोई गैस है आपका आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का जो काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी बराबर होता है। और फॉर्मूला क्या था, n × F/2r इनटू कितना था, यही था ना। अब इसको देखो डिफरेंशिएट अभी किए थे, तो डेल्टा U इक्वल टू कितना आया था, n × F/2r ये क्या आया था, डेल्टा T, ये आया था क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू n × F/2r इनटू आपका डेल्टा T। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कहीं पे प्रोसेस इफ, अगर बात करें हम लोग है ना आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, बोले आपका कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में क्या होता है तो क्या नहीं चलो कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एक बार बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम्हारे सर बताए होंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब बताओ जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जितना इनिशियल टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर। इस केस में बोल सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 0। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है। यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0। अब देखो इसमें अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 कर देंगे तो आपका डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, 0। यानी बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है किसके लिए, कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या। तो कई जो फैकल्टी वगैरह है ना रटा जो मरवाते हैं कि अगर प्रोसेस अगर आइसोथर्मल हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। 0 क्यों होता है मालूम चला क्या। यस सर। हां, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी मान कितना होता है, 0। समझे बात को। अब देखो ये पता नहीं इस वाले ग्राफ में है ना कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ध्यान दो। कोई दिक्कत नहीं ना, इधर देखो जैसे मान लो अपने पास एक ग्राफ है, अपने पास एक ग्राफ है, इधर देखो प्रेशर का है और इधर किसका है तुम लोगों को, वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं ना। ये मान लो यहाँ पे गैस है, यहाँ पे वॉल्यूम अगर मान लो कि 1 मीटर क्यूब है और प्रेशर मान लो आपका, यहाँ पे मान लो कि वॉल्यूम देखो 2 मीटर क्यूब है और प्रेशर कितना है आपका, और यहाँ पे आते आते मान लो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4 और प्रेशर कितना हो गया 1। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है। मान लो ग्राफ यहाँ से हुआ, ये से कहाँ तक शुरू हुआ आपका, अब दिक्कत है क्या, यहाँ प्रेशर का वॉल्यूम हुआ, यहाँ वॉल्यूम का हो गया, यहाँ आपका वॉल्यूम का हो गया, यहाँ किसका हो गया, यहाँ वॉल्यूम कितना था 2 था, प्रेशर यहाँ पर कितना था 2 था, यहाँ आपका वॉल्यूम हो गया 4 और प्रेशर कितना हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं ना। प्रेशर आपका मान लो यहाँ पर एटीएम में है और एक इसमें है तुम लोगों को मीटर क्यूब। अब मान लो कि ए से अगर बी आ रहा है तो इस वाले पाथ में तुमसे अगर कोई पूछे कि बताना है कि इंटरनल एनर्जी का मान कितना होगा ए से बी तक, ए से बी तक इंटरनल एनर्जी का वैल्यू, साइक्लिक तो है नहीं, साइक्लिक तो है नहीं ना। अब साइक्लिक रहता तो वहाँ बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी कितना होता, 0 होता, कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो साइक्लिक तो है ही नहीं, ये चला बी तक आके रुक गया। देखो इस वाले केस में भी कितना ध्यान दो, इस वाले केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका इस ए बी पाथ के लिए कितना आ जाएगा, 0। क्यों होगा बताओ। यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे P1 V1 करोगे तो कितना होगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। यहाँ तुम लोग बी पे भी करोगे तो कितना करेंगे, PB × BB करोगे तो कितना आएगा 4 × 2। अब देखो P1 V1 = P2 V2, P1 V1 = P2 V2 बॉयल्स लो था क्या, बोल ना। यहाँ पे जितना P1 V1 का जो प्रोडक्ट है 4 और यहाँ पे जितना प्रोडक्ट हो कितना है 4। ये तब पॉसिबल था है ना जब टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। ये फार्मूला क्या है आपका, है ना, इक्वल्स लो है क्या, यही बॉयल्स लो है। तो बॉयल्स लो देखो तब वैलिड होता है जब टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इस ग्राफ में तुम कुछ बोला क्या, नहीं तुमको खुद ही सोचना पड़ेगा, समझे बात। एक किस प्रोसेस में फॉलो कर रहा है और किस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, समझे बात। इस ग्राफ में कुछ नहीं बोला था, फिर देखिए आपका यहाँ वैल्यू आपका P1 V1 का और P2 V2 बराबर आ रहा है, तो ये पॉसिबल है जब T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब टेम्परेचर अगर मान लो कांस्टेंट होगा तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी तुम लोगों को, आइसोथर्मल। यस सर।
एन टी कांस्टेंट, और जब टी कांस्टेंट हो जाए इस वाले केस में तो चेंज इंटरनल कितना होगा, एनर्जी होगा 0। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? छाप लो इसको। अब ग्राफ में तुमको कुछ नहीं बोलेगा, अब तुमको खुद से सोचना है, समझे बात को, कि किस प्रोसेस में फॉलो कर रहा है, किस प्रोसेस में नहीं कर रहा है। यानी इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे इक्वल टू यू बी माइनस आपका यू है, समझे बात। और इस केस में अगर टेम्परेचर अगर क्या है कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा, इसको तुम लोग है ना छाप लो। प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट में बेचारा क्या हो गया। इसको तुम लोग है ना लिखो, एक कल से तुम लोग है ना उसी बैठना, ठीक है, क्लास में पढ़ता है अच्छा हो गया। अब तुम लोग है ना, अब इसका मतलब क्या है सुनो, तुम लोग देखो जितने क्वेश्चन अगर आएंगे इंटरनल एनर्जी पे तुम लोग कर लोगे, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 0, और इंटरनल एनर्जी जो फार्मूला आता है n * a/2 r * डेल्टा t, तो जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा 0 हो जाएगा। तो तुम लोग रट्टा ही मार लो, ठीक है। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन है ना, जो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, और पाथ से क्या होता है इंडिपेंडेंट होती है। ये एक आध दो क्वेश्चन है, देखो बेसिक कांसेप्ट वगैरह है ना, नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी। हो गया, चलो ठीक है, रब करें इसको। अब थोड़ा बहुत पढ़ते हीट के बारे में है ना, हालांकि हम लोग देखो डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी बहुत, फिर भी देखो थर्मोडायनेमिक थोड़ा सा एक फार्मूला है, उसको थोड़ा पढ़ते हैं फिर से। इसमें क्या है, कॉपी पे तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ हीट क्या होता है, कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ हीट क्या होता है। अब हीट के बारे में हम लोग है ना पढ़ तो चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर। हीट लगाओ, हीट को देखो डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। हीट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। ये आप लोग है ना हीट का तुम लोग है ना डिफिनेशन लिखो, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हो गया क्या? फिर नीचे तुम लोग है ना पॉइंट देकर लिखो, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ब्रैकेट में लिखो व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। इसके नीचे लिखे तुम लोग सिंबल, इसका क्या होता है, क्यू होता है। नीचे लिखोगे तुम लोग पॉइंट देकर, इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। नीचे लिखो पॉइंट देकर, उसी मत घुसा देना। इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। फिर उसके नीचे लिखो यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। यूनिट क्या होता है, जूल होता है। उसके फिर नीचे लिखो आपका इसका कॉमन यूनिट क्या होता है, कैलोरी। कॉमन हीट का यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी।
और एक रिलेशन तुम लोग पता ही होगा 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है 4 पॉइंट है ना 18 जूल, या कभी के बुक में लिखा रहता है 1 कैलोरी इक्वल टू आपका 4 पॉइंट आपका 2 जूल। ये होता है क्या? ये तुम लोग है ना न्यूमेरिकल अगर सोल्व करोगे तो कन्वर्ट करने में आएगा तुम लोग, है ना। हो गया क्या? ये देखो, ये थोड़ा सा ना इसमें थर्मोडायनेमिक्स में इस बात को है ना थोड़ा समझना जरूरी है कि ये सिस्टम और सराउंडिंग होता क्या है। अरे हो गया क्या? यस सर। थर्मोडायनेमिक्स में है ना, इधर देखो तुम लोग, ये बोल रहा है कि हीट जो ट्रांसफर करता है ये किसके बीच करता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। सिस्टम प्लस किसमें हीट ट्रांसफर करता है? सराउंडिंग के बीच में। अब देखो है ना, ये समझना देखो जरूरी है। देखो सिस्टम का मतलब क्या है? देखो सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है ना एक कप में मान लो कि चाय है, तुम्हारे पास क्या है आपका, इस वाले कप में क्या है? चाय। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ जो इस कप में जो चाय है ये क्या हो गया? देखो सिस्टम, ये क्या हो गया? आपका सिस्टम हो गया। और इस कप को देखो जिस माहौल में रखे हो तो आसपास का स्पेस क्या हो गया? सराउंडिंग। आसपास का स्पेस क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। अब समझे? अब देखो यहाँ देखो दो चीज हो सकती है, पता है क्या? या तो जो सिस्टम है सराउंडिंग को हीट दे सकता है, या तो हो सकता है कि ये जो सिस्टम है सराउंडिंग से देखो हीट ले सकता है ना। अब मान लो देखो चाय अगर गर्म है और अगल बगल का माहौल बिल्कुल अगर ठंडा है तो चाय क्या होता है? कुछ समय के बाद देखो ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि चाय जो गर्म थी, अपना जो गर्म करने का मतलब जो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके बाद तो क्या होगा? ये पूरा जो हीट किसको दे दिया? सराउंडिंग को। और देखो हीट देगा, इसका मतलब क्या होगा? कुछ समय के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। समझे बात? इसको तुम उल्टा सोच लो, मान लो कि गर्मी का टाइम है और एक बाल्टी पानी है ना, मान लो कि देखो जाके छत पे रख दी, समझे बात? अब गर्मी का मान लो क्या है ना, मतलब पानी अगर रखोगे, वाटर रखोगे, जनरली क्या होता है उस टाइम पे वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? काफी कम होता है बाहर से, तो धीरे धीरे पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है गर्मी के टाइम पे। इसका मतलब क्या है? अब गर्मी ही है, वहां पे टेम्परेचर क्यों किया? क्योंकि सराउंडिंग्स की हीट ऑब्जर्व कर लिया। समझे बात समझ में आ रहा है? दो चीज पॉसिबल होता है कि सिस्टम देखो सराउंडिंग की हीट दे भी सकता है, ले भी सकता है ना। अगर मान लो कि सराउंडिंग से अगर मान लो कि हीट ऑब्जर्व करेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या करेगा? राइज कर जाएगा, जिस पानी मान लो गर्म हो जाता है। और मान लो कि अगर सिस्टम अगर देगा सराउंडिंग को तो टेम्परेचर क्या कर देगा? लूज करेगा। यही तो बात होगी ना, और कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, एक बात और बोलता है इस केस में, क्या बोलता है? हाँ ये तो सबको पता है तुम लोग, हीट देखो ट्रांसफर तभी करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। यस सर। अगर मान लो कि ये सिस्टम अगर सराउंडिंग को दे रहा है तो सिस्टम देखो हाई टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग किस पे? लो टेम्परेचर पे, तब तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। और मान लो जिस टाइम पे दोनों का अगर मान लो कि इक्वल हो जाए, हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। ये तो बात सबको आ रहा होगा। यस सर। एक बार तुम लोग को जो बताए हैं ना, थोड़ा सा एक बार देखो, या तुम लोग है ना क्या, एक लाइन तुम और लिखो लिखो तुम लोग ऐसे पॉइंट जगह लिखो तुम लोग, हीट गिवन टू द सिस्टम, ये थोड़ा सा रहता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल टू पॉजिटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल टू, तुम लोग पॉजिटिव लिखो। अगर किसी सिस्टम को अगर हीट दोगे इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव। क्या लिखे तुम लोग? लिख देंगे पॉजिटिव, इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बड़ा है ना साइन का इंपॉर्टेंस है। और हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये तुम लोग है ना इस बात को समझो, है ना, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रहता है ना, तो उल्टा पुल्टा वाली बात नहीं है, फैकल्टी थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा रखता है बच्चे को, दे ध्यान। ये जैसे मान लो ये अपने पास एक टब में है ना, कुछ मान लो कि कुछ रखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब एक बोल रहा सुनो, अगर एक बार यह बोल रहा है कि अगर ये होगी सी बात, इसमें सिस्टम मान लिया। अब देखो इस सिस्टम को तुम अगर हीट दोगे, अगर इस सिस्टम को तुम हीट अगर दोगे, इसका मतलब कि हीट देने के बाद क्या है? इसका एनर्जी राइज करेगा। समझे बात? अब एनर्जी राइज करेगा, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एनर्जी राइज करेगा तो हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। अगर तुम किसी लड़के को अगर पैसा दो तो उसके पास पैसा ग्रो करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। और मान लो कि यही सिस्टम अगर किसी और को हीट दे देगा तो इसके पास कमी हो जाएगी। समझे बात? उस केस में क्या लेंगे? इसको नेगेटिव लेंगे।
फिजिक्स वाले हैं केमिस्ट्री वाले कंफ्यूजन रखते हैं। अगर तुम किसी अगर सिस्टम को हीट दोगे तो उसका देखो एनर्जी इंक्रीज करेगा, उसका एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब एनर्जी इंक्रीज करे उसको पॉजिटिव मानेंगे यार। जिसके पास जो सामान मान लो कि देने पर अगर बढ़ गया तो पॉजिटिव में चला गया, और ये अगर मान लो हीट अगर किसी और को तुम अगर दोगे तो तुम्हारे पास खुद का एनर्जी कम हो जाएगा, तो उसको क्या मानेंगे आपका नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं ना, ये बात सबको पता है तुम लोग। तो ठीक है, ये तुम लोग है ना कॉपी पर तुम हेडिंग लगाओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। इसको किसे डिपेंड करते हैं, सी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, ये तुम लोग है ना ध्यान से देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस हो गया क्या। ये तुम लोग एक फार्मूला पढ़ाए थे क्या कि किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उसका क्या राइज करता है, टेम्परेचर करता है। और फार्मूला क्या था, Q इक्वल टू आपका mc क्या था, डेल्टा टी। यहाँ m तो मास था, c क्या था स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी क्या चेंज इन टेम्परेचर, और Q क्या था आपका हीट सप्लाई। यानी यहाँ से बताओ c इक्वल टू फार्मूला आया था हम लोगों को Q अपॉन m इनटू क्या था, यही आया था ना। और यहाँ पर हम सी को क्या बोल रहे थे, सी को हम लोग बोल रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही बोल रहे थे क्या। सी को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी को बोल रहे थे। अब इसका तो डिफिनेशन में लिखोगे हीट कैपेसिटी। और वहाँ पे तुम लोग है ना एक बात बोले थे क्या कि मान लो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना था, वाटर का था 4.2 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, नहीं था क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के लिए कम से कम आपका इतना एनर्जी की जरूरत पड़ रहा था। और इसी हम क्या बोल रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये था ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। उसी क्या बोल रहे थे आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही था ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर मान लो हम लोग बात करें कि 4 आइडियाबैटिक प्रोसेस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 4 आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये सबको पता है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में आपका नो हीट ट्रांसफर, ये आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, नो हीट ट्रांसफर। आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं करता है। अब एक बात करें हीट ट्रांसफर अगर नहीं, देखो हीट ट्रांसफर में तुम लोग जब भी बोलो तो ट्रांसफर किसके बीच करेगा, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच या सराउंडिंग से सिस्टम के बीच। तो नो हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इस फार्मूला में इसका Q का मान अगर 0 करोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, किसके लिए, आइडियाबैटिक के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 4 आइसोथर्मल प्रोसेस की, अगर हम लोग बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें तुम अगर डेल्टा टी का मान अगर 0 करोगे तो Q को तुम अगर 0 से डिवाइड तो C का मान कितना आ जाएगा, इनफिनिटी। यानी इस केस में C टेंड्स टू कितना आ जाएगा, इनफिनिटी। कितना आ जाएगा, किस वाले प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो तुमसे अगर कोई पूछे ना कि गैस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो मुझे तो भैया देखने के बाद लाई कर रहा है आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है कि 0 किसके लिए होगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हो जाएगा, और इनफिनिटी किसके लिए होगा तुम लोगों को, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें तुम लोग को है ना एक बात तुम लोग को और बोला गया होगा है ना, सीपी और सीवी का थोड़ा सा कांसेप्ट। इस केस में अगर मान लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, तो देखो जो फार्मूला यहाँ जो C है इसको किस में लिखेंगे, आपका CV में लिखेंगे। तो यहाँ CV का टू फार्मूला कितना हो जाएगा, Q अपॉन M इनटू कितना आ जाएगा, डेल्टा। ये तुमसे अगर कोई डिफिनेशन पूछे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या होगा, तो ही हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू
टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आज जो मान लो अगर कांस्टेंट अगर प्रेशर से बोल दे, यहाँ बोल सकते हैं आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं सीपी से, इसे करते हैं सीपी से और इसको करते हैं आपका सीबी से। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो है ना, यहाँ पे फॉर्मूला को तुम लोग है ना यूज कर दो तो कितना हो जाएगा? Cp इक्वल टू Q अपॉन m इंटू कितना आ जाएगा? डेल्टा। बात को समझ में आ रहा है क्या? देखो फार्मूला वही होगा, डेफिनेशन बंद करो बात करना उसको। तो इसका देखो मतलब यही हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। समझे बात? अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो Cp का यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट में, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा किसका यूज करेंगे आप लोग? Cp का। समझे बात को? इसको तुम लोग है ना कॉपी पर इसको क्या करो? चिपका दो। यानी इस केस में आपका अगर आप मान लो अगर 1 ग्राम अगर अब तुम्हारे पास गैस है ना, इसका तुमको टेम्परेचर क्या करवाना? राइज करवाना है 1 डिग्री आपका सेल्सियस है ना। 1 ग्राम क्या है? गैस। तो इस केस में Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? C। और इस केस में 1 ग्राम तुम्हारे पास अगर गैस है और इसका तुमको टेम्परेचर राइज कराना है 1 डिग्री सेल्सियस, इस केस में Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? C। यही मतलब हुआ ना जी। 1 ग्राम यहाँ गैस है, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? Cp। समझे बात को? अब इसका यूनिट वगैरह तुम लोग को है ना पता ही होगा। पूरा बोलना है।